चुनावी महासमर में पहली आहुति 11 अप्रैल को पड़ चुकी है। 6 और आहूतियां अभी बाकी हैं। मेरे साथ हैं हिंदुस्तान अखबार के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। शशि जी, जो वोटिंग हुई हिंदी हार्टलैंड में कल 11 अप्रैल को, आपको क्या लगता है वोटिंग और जो अनुमान दिख रहे हैं, ये सियासी ऊंट किस करवट बैठ रहा है? मुझे लगता है हम परिणामों की भविष्यवाणी जर्नलिज्म के जो एथिक्स हैं उसके हिसाब से ठीक नहीं होगी, और ये उन लोगों का भी अपमान होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी। लेकिन इससे कुछ संकेत दिखने लगे जो पहले हुए। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि एक मुजफ्फरनगर मॉडल क्रिएट हुआ था पॉलिटिक्स का 2013 के आसपास, और जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ था। मुजफ्फरनगर हरियाणा की सीमा पर है। मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी का हार्ट है क्योंकि वो जाटलैंड की राजधानी कहा जाता था किसी ज़माने में, और इस नाते वहाँ जो कुछ होता था उसका बहुत असर पड़ता था। ये चुनाव उसके अलावा एक और चीज़ से महत्वपूर्ण था यूपी के अगर लिहाज से देखें कि फर्स्ट फेज में जो हवाएं बहना शुरू होती हैं, ऐसा देखा गया है कि 90% मामलों में वो फिर कंटिन्यू करती हैं, लगभग उसी ट्रेंड पे वोटिंग होती है। जी जी। उसकी भी एक आध दो वजह है, मैं अपने जो देख रहे हैं उनको बता दूं। जो पोलिंग करते हैं, एक तो उनकी वो बोलते हैं कि किसकी हवा थी किसकी नहीं थी। इसके अलावा जो ड्यूटी पे लोग होते हैं सरकारी कर्मचारी, वो बड़े कनेक्टेड होते हैं, वो विभिन्न जगहों से आते हैं, तो जब वो लौट के जाते हैं तो जो बातें बोलते हैं उससे एक माहौल बनता है। तो इस लिहाज से मुजफ्फरनगर मॉडल और टाइमिंग इसके हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के चुनाव के दो निष्कर्ष हैं। पहला ये कि चुनाव मोदी बनाम था, लेकिन किसी स्पष्ट वेव का अभाव था। ये ठीक है कि मोदी बनाम था, लेकिन वेव किसी भी तरीके की नहीं थी, और चुनाव लगभग जातीय और जो धार्मिक जो एक समीकरण बनाए गए वहाँ उसके आधार पर चुनाव लड़ा गया। और अगर 2014 से इसकी तुलना करें तो ये उसका उल्टा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं परिणामों के लिहाज से नहीं, वोटिंग के ट्रेंड के लिहाज से बोल रहा हूं। जी, इनफैक्ट आपने जो बात कही कि इससे अगले फेजेस पे फर्क पड़ता है, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि ये जो चाहे वो महागठबंधन जो यूपी और बिहार में, चाहे वो लोग हों, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी का कहना है कि वो वोटिंग उनके अनुकूल हुई है। सभी का कहना है कि अरे हम जीत रहे हैं, हमें जो हवा मिल रही है वो हमारे अनुकूल है। तो ये भी शायद बाकी के फेजेस को इन्फ्लुएंस करने की वजह से, क्योंकि हमेशा होता है, सब लोग जब तक चुनाव के निष्कर्ष नहीं आ जाते, रिजल्ट नहीं आ जाते, सब कहते हैं जी हम जीत रहे हैं। वो करेंगे। लेकिन आप अगर कल के चुनाव को देखिए तो कल का चुनाव अलग अलग ध्रुवीकरण करने की कोशिश था। मायावती आई सहारनपुर, उन्होंने जो बात कही चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। उनके जवाब में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो कहा वो भी चुनाव आयोग को थोड़ा नागवार गुजरा, या बहुत से ऐसे देश के लोगों को लगा कि मायावती और योगी आदित्यनाथ कुछ ज़्यादा बोल गए, थोड़ा संयमित होना चाहिए। तो ध्रुवीकरण की अलग अलग कोशिश की गई। एक ध्रुवीकरण इस देश में बहुत पुराना सपना है कुछ लोगों का, मुस्लिम और दलित समीकरण बनाने का। उनका ये मानना है दलित हमारे यहाँ हमेशा से पिछड़े रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया, और मुस्लिम भी अगड़े नहीं हैं, आगे नहीं हैं। तो जो दमित और वंचित जो क्लास है उसको एक किया जाए, और चूंकि उसका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसी पर कांशीराम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश मायावती ने इस तरीके की। और दूसरा ध्रुवीकरण अली और बजरंगबली कह के योगी आदित्यनाथ ने करने का प्रयास किया। एक बहुत मोटा फलसफा है हिंदी पट्टी के चुनाव का, वो ये है कि जब चुनाव जातीय आधार पे होता है तो बीजेपी को बहुत फायदा नहीं होता। जब वो बहुत ज़्यादा राष्ट्रीयता, धर्म, इसके आधार पे होता है तो बीजेपी को फायदा होता है। तो अलग अलग ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा था। संजीव बालियान ने जो मुद्दा उठाया, आपने जो की बात उठाई, संजीव बालियान ने कल एक मुद्दा उठाया वोटिंग के वक्त, मुस्लिम औरतों के बुर्का में जाके वोट करने की, और उन्होंने कहा कि ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि कितनी बार जाके, क्योंकि उनके चेहरे नहीं दिख सकते। तो कितना प्रासंगिक है ये मुद्दा, और आपको क्या लगता है कि क्या इसको
आगे के फेजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है, और कितना इन्फ्लुएंस कर पाएगा अगर ऐसी कोशिश है तो? संजीव बालियान ने जब ये बात कही तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो सवेरे बिल्कुल चुनाव शुरू ही हुआ था तब उन्होंने कहा। अब वो टेक्निकली गलत था। आप देख सकते हैं कि मेरी उंगली पर भी निशान लगा हुआ है, ये निशान कल का आज तक नहीं मिटा है। तो जो भी महिला या पुरुष, चाहे वो बुर्के में महिला गई हो या किसी घूंघट में गई हो, उसके बावजूद उसके उंगली पे तो निशान लगाया जाता है जी। और जब उंगली पे निशान लगाया जाता है तो दोबारा वोट नहीं डाल सकता वो। चुनाव आयोग बड़ा सतर्क है, पर उन्होंने ये बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक ध्रुवीकरण का प्रयास था उनका अपने तरीके से, कि वोटर्स को आगाह कर सकें, अरे भाई अमुक लोग वोट डाल रहे हैं, अगर आप आगे आके वोट नहीं डालोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कैराना मॉडल जो पॉलिटिक्स का है उसको वो हवा दिला रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा अजीत सिंह के बारे में बात करते हुए कि आपके संकट के दिनों में कौन खड़ा था। तो जाहिर है वो जाने अनजाने उन दिनों की याद दिला रहे थे जब वो इलाका आपसी संघर्ष की आग में झुलस रहा था और उसमें वो एक जननायक के तौर पे उभरे थे, एक निश्चित वर्ग के। तो वो कल कोशिश तो हुई इस तरीके की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है मुझे। और संजीव बालियान की बात पर थोड़ा आश्चर्य इसलिए भी होता था, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, एक वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, तो वो जानते हैं चुनावी प्रक्रिया क्या है, वो ये जानते हैं चुनाव के नियम क्या है। और जब उंगली पे निशान लगा है तो फिर चेहरा, फिर बुर्के में इजाजत है, इजाजत है। तो आप आखिर ये, और फिर महिलाएं होती है अंदर, एक हर पोलिंग बूथ पर 99% पोलिंग बूथ पर एक महिला होती है, महिलाओं की सहायता करने के लिए और कभी कभी यदि कोई न्यूसेंस हो उसको कंट्रोल करने के लिए जी। तो जब वो जानते थे तो ये बात उन्होंने अचानक इसलिए कही ताकि वो अपने वोटर को मोबिलाइज कर। So it was an effort you are saying to influence the further phases of the elections. बिल्कुल। धर्म जाति हमें पता है कि यूपी और बिहार में कितना महत्व रखते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो पहले फेज में वोटिंग हुई, आगे फेजेस में जो वोटिंग हुई, ओवरऑल आपने काफ़ी ट्रैवल किया है इन इलाकों में, काफ़ी आपने ज़मीनी स्तर पे लोगों से बात करी है, चुनावी मुद्दे क्या इस बार धर्म या जाति को लेकर है या स्थानीय इश्यूज पे? आप किसी भी बड़े नेता का बयान उठाकर देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि हम राष्ट्रीय विमर्श, हमारा विकास की बातें सब करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विमर्श हमारा भटक गया है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने काम का हिसाब दें, वो काम का हिसाब देने के बजाय दूसरी बातें करते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सार्थक तरीके से विपक्ष की भूमिका अदा करें, वो आरोप लगाते हैं। अब आप तमाशा देखिए, हमारे चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र आता है, हमारे चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जिक्र आता है। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या अभी तक परिपक्व नहीं हो पाया है कि वो अपने मुद्दों पर, अपनी शक्ति पर, अपनी दुर्बलताओं से लड़ने के लिए चुनाव लड़े? हम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कुछ नई दुर्बलताओं को क्रिएट कर रहे हैं, उनको उपजा रहे हैं और इस तरीके से हम समाज को जोड़ने के बजाय उसे बांट रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, सो दैट वी डोंट एक्सीड द टाइम, अगला फेज जो है, द नेक्स्ट फेज 18 अप्रैल को है, ज़्यादा दिन है नहीं, 97 सीट्स होंगी अगले फेज में। आपको क्या लगता है पहले फेज का कितना असर देखने को मिलेगा सेकेंड फेज पे? क्योंकि फिर हिंदी हार्टलैंड से कुछ मेरे ख्याल से 15 सीटें हैं अगले फेज में भी। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीटें जिन पर चुनाव होना है, उन पर यकीनन इस फेज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि नेता ये प्रयास करेंगे कि अपने अपने वर्कर को कह सके कि हम जीत रहे हैं और यदि आप ताकत थोड़ी लगाओगे तो और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। इसी तरीके से ध्रुवीकरण की कोशिशें कुछ आपको ऊपर दिखाई पड़ेंगी, कुछ लोकल स्तर पर की जानी शुरू की जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले फेज की प्रतिध्वनि और जो उसकी छाया है वो अगले फेज पर यकीनन पड़ने जा रही है। थैंक यू सो मच शशि जी। सो वील कीप कमिंग बैक टू यू विथ मोर। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको चुनावी अपडेट्स देते रहेंगे शशि शेखर जी के साथ समय समय पर। कीप वॉचिंग hindustanttimes.com।